Yeah, today we have very important some important questions on romantic age. आज हम लोग जो बात करेंगे रोमांटिक एज को लेकर के बात करेंगे। लेकिन मैंने फाइल गलत शेयर किया है। मैं इस चीज को फाइल को मुझे क्लोज करना पड़ेगा। लेट मी शेयर इट। शेयर फाइल, शेयर पीडीएफ। या इट्स द करेक्ट फाइल। So what we have today, we have some important questions, and I hope the sheet is visible. We have near about 100 questions, and I will try my best to cover 50 questions. कोशिश करेंगे कि 50 questions cover हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ रियलाइज दैट टू लव नेचर इज टू लव गॉड, टू लव मैन, हेट गॉड, हेट मैन। वर्ड्सवर्थ का हमेशा कॉन्सेप्ट रहा रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। तो वर्ड्सवर्थ का जो एक कॉन्सेप्ट है, वर्ड्सवर्थ ने महसूस किया दैट टू लव नेचर इज टू लव मैन। नेचर को लव करने का मतलब कि मैन को लव करना जो है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है वहां पर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देन यू सी द स्टार्स। क्वेश्चन नंबर 2 है द स्टार्स टू मिडनाइट शैल बी डियर। जो मध्य रात्रि के तारे हैं वो डियर होंगे। एंड शी शैल लीन हर ईयर, और वो अपने कानों को लगाएगी, सुनेगी। इन मेनी सीक्रेट, इन मेनी सीक्रेट लाइन्स, बहुत सारे जो है सीक्रेट लाइन्स को, बहुत सारे गुपचुप ढंग से चीजों को समझेगी, सुनेगी। ये लाइन किसकी है? ये लाइन किसने कहा? ये लाइन वर्ड्सवर्थ की है, लूसी पोयम से ली गई है। अगर आपको याद होगा, 3 years she grew करके एक उनका पोयम था जो है, ये वहां से ली गई है। तो जो MCQ हम लोग लेकर के चल रहे हैं, अभी एज वाइज कवर कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा, अभी तक मैंने 18वीं शताब्दी पूरा कवर किया। अब हम रोमांटिक एज को लेके चल रहे हैं। उसके पहले अगर आपको याद होगा, मैंने जो लिया हुआ था रेस्टोरेशन एज, प्यूरिटन एज को मैंने काफी ज्यादा कवर किया हुआ था। तो इन दिस वे अगर आप देखेंगे कि अभी मैं एज को लेकर के ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो रोमांटिक एज में ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि द स्टार्स टू मिडनाइट शैल बी डियर टू हर एंड शी शैल लीड हर ईयर इन द इन मेनी सीक्रेट लाइन्स। दीज लाइन्स आर फ्रॉम, ये लाइन्स कहाँ से लिया गया? लूसी से लिया गया। द सॉनेट्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ अपीयर। विलियम वर्ड्सवर्थ का सॉनेट कब पब्लिश हुआ? 1838 ईस्वी में पब्लिश हुआ। डडल सॉनेट, अगर आपको याद होगा जो है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कई बार पूछा जा चुका है। ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव। करें कि ब्लिस का मतलब जॉयफुल, या काफी ज्यादा खुशियों भरा समय था। और जब हमने सब सुबह उठे तो हमने पाया कि जैसे हम एक नई सुबह, जीवन, एक नया जीवन मिला हुआ है। जब हमने देखा और ऐसा लगा कि टू बी यंग वाज वेरी वेरी हेवन, कि ऐसा लग रहा था जैसे कि हर जगह जो है लोग यंग है, एनर्जेटिक है, लोगों में एक इंथुसिज्म है, पैशन है। वो किस चीज को लेके ये बात कर रहे हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ये 1789 में ब्रोकन आउट हुआ था। और उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो स्लोगन था, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, उन चीजों को देख करके उन्होंने अपने द प्रील्यूड में ये लाइन उन्होंने लिखा, ब्लिस वाज इट इन दैट dawn टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। दूसरा है वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड टिंटन अबे। वर्ड्सवर्थ टिंटन अबे को कब रिविजिट करते हैं? 5 years, 7 years। अगर आपको याद होगा कि वर्ड्सवर्थ पहली बार यहाँ पे, अगर आप देखिएगा यहाँ पे 7 years को दे रहे हैं, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने जो उसको रिविजिट किया था वो 5 years के बाद रिविजिट किया था। क्यों? पहली बार उनकी यात्रा 1793 में हुई थी। और फिर उसके बाद जो है वो 1798 में उस जगह को रिविजिट करते हैं। और पहली लाइन लिखते भी है, 5 years हैव पास्ट 5 summers विद द लेंथ एंड अगेन आई हियर। तो ये 7 years का ये वाला आंसर गलत है। जो आंसर करेक्ट है वो कौन सा है? 5 years। 5 साल बाद वर्ड्सवर्थ टिंटन अबे को रिविजिट करते हैं। और उन्होंने एक पोयम भी
लिखा था टिंटन अबे के नाम से, और ये पोयम लिरिकल बैलड के फर्स्ट वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। और उसमें वो मैन नेचर रिलेशनशिप को लेकर के बात करते हैं, अपने आप को ट्रू वर्शिपर ऑफ नेचर को लेके बात करते हैं। उनकी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ को वहां पे मेंशन किया गया है, और रिवर वाई का मेंशन किया गया है। पोयम ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, पोयम जो है आपका ड्रामेटिक लिरिक फॉर्म में है। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताया, और करेक्ट आंसर क्या है? 5 years है। द करेक्ट आंसर इज 5 years। द सॉनेट ऑन सॉनेट इज अ सॉनेट कर, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। द सॉनेट ऑन सॉनेट, यह सॉनेट है किसका? द सॉनेट ऑन सॉनेट इज अ सॉनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये सॉनेट किसने? सॉनेट ऑन सॉनेट इज अ सॉनेट बाय हु? बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग, ये भी एक लाइन है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के सॉनेट से लिया गया। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस कहाँ से लिया गया है? उनका एक सॉनेट है जो पेट्रार्चर मॉडल पर है, उसका टाइटल है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, दिस इज द नेम ऑफ द सॉनेट, उसमें से लिया गया है। और क्या कह रहे हैं कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग। वर्ड्सवर्थ मटेरियलिस्टिक लाइफ को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि हम दिन रात सुबह सवेरे ओनली वी आर बिजी टू अर्न मनी नथिंग एल्स। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस का ये पैटर्न है जहां पे उन्होंने ये बात किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट जो उनका है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन शुड बी द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री। ये स्टेटमेंट किसका है? स्टेटमेंट वर्ड्सवर्थ का। वर्ड्सवर्थ ने ये बात कहाँ पे कही है? प्रीफेस टू लिरिकल बैलड में कही है। प्रीफेस टू लिरिकल बी से बैलड, ये कब आया है? 1800 ईस्वी में। इसी प्रीफेस टू लिरिकल बैलड में वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही गई है कि लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, जो लैंग्वेज मैन के द्वारा यूज किया जाता है, शुड बी द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, वही लैंग्वेज पोइट्री की लैंग्वेज होनी चाहिए। इट हैज बीन सेड बाय हु? इट हैज बीन सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। हु डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस से किसकी मौत होती है? जॉन कीट्स की मौत। जॉन कीट्स काफी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह देते हैं, और उनकी मौत ट्यूबरक्लोसिस से होती है। खास करके ये पोर्शन अब जो है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई ये ना सोचे टीजीटी वाला कि मेरे यहाँ तो कीट्स है ही नहीं है। इतना कॉमन क्वेश्चन है कि जॉन कीट्स रोमांटिक एज के पोएट हैं। खासकर जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, और उसके बाद जो है आपका लेक स्कूल ऑफ पोएट, ये सब वहां पे आता है। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट? इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये जो है हु डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस से जो मौत हुई जॉन कीट्स की। कीट्स इंडायमियन एज इंक्लूडेड इन कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। कीट्स का जो पोयम इंडायमियन है, इसको कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री में इंक्लूड किया गया था। ऑफ स्लेस वुड्स एडिनबरा मैगजीन, कौन सी मैगजीन? एडिनबरा मैगजीन, स्लेस वुड्स एडिनबरा मैगजीन। ये क्वेश्चन कॉमन से पूछा गया यस या नो में। यस, कीट्स का जो पोयम इंडायमियन है, पहली बात तो कई चीजें आपको मिल रही है। इंडायमियन किसने लिखा? जॉन कीट्स ने लिखा। इसको किसमें शामिल किया गया? कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री में। जो कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री थी वो जो है कौन कौन से उसमें लोग आते हैं कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री में? जो है विलियम हैजलिट को रखा जाता है, जॉन कीट्स को रखा जाता है। कॉकनी क्या थी? कॉकनी एक तरह से आप कह सकते हैं कि कम्युनिटी थी जिनको, उस कम्युनिटी में पैदा हुए लोगों को बहुत सम्मान की निगाह से नहीं देखा जाता था। जैसे अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जैसे अपने यहाँ भारत में था, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट वहां पर भी था। तो वो कॉकनी वाले जो थे वो बहुत ही उच्च परिवार के लोग नहीं माने जाते थे। तो कीट्स उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और कहा गया कीट्स का जो इंडायमियन है उसको इंक्लूड किया गया कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री में। किसके द्वारा? स्लेस वुड्स एडिनबरा मैगजीन। यस, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैगजीन? स्लेस वुड्स एडिनबरा मैगजीन। Cockney School of Poetry, a phrase coined on analogy with the lake poets.
लेक स्कूल कह रहे हैं कि जो कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री है, यह फ्रेज है क्वाइट किया गया ऑन एनालॉजी, एक समानता के रूप में, ऑन एनालॉजी, एक उसी के पैरेलल, किसके पैरेलल, लेक स्कूल, जैसे लेक स्कूल ऑफ पोइट्री को आया हुआ था, वैसे ही यस लेक स्कूल ऑफ पोइट्री में ओल्डर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, जो ग्रेट पोएट्स रॉबर्ट साउदे थे, विलियम वर्ड्सवर्थ थे, एस.टी. कॉलरिज थे, वो लोग लेक पोएट्स में आते हैं। लेकिन जब आप कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री की बात करते हैं तो यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, पीबी शेली, विलियम जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री जो फ्रेज है इसको क्वाइन किया गया ऑन एनालॉजी विद द, एक उसके सिमिलर खड़ा करने की। तो यस लेक स्कूल उस समय काफी फेमस था, उसके सिमिलर लाने की उसको कोशिश की गई। मिड लाइन अ क्रिएशन ऑफ कीट्स, कह रहे जो मिड लाइन है क्रिएशन ऑफ कीट्स जो है, यह फिगर किसमें नजर आता है, द ईव ऑफ सेंट एग्नीज में नजर आता है। बाकी ये सब भी जॉन कीट्स का पोयम, हमें पता होना चाहिए, इंडाइमियन उनका पोयम है, ईसाबेला उनका पोयम है, लोनिया उनका है वर्क है। लेकिन जो मिड लाइन जो कैरेक्टर है या फिगर है, ये किस में नजर आता है, द ईव ऑफ सेंट एग्नीज में नजर आता है, द ईव ऑफ सेंट एग्नीज में नजर आता है। ला बिली डैम सांस मर्सी इज अ बैलड, ला बिली डैम सांस मर्सी एक बैलड है रिटन बाय जॉन कीट्स, जिसका मतलब होता है अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, और इसका जो टाइटिल है वो फ्रेंच में है, किसमें है, फ्रेंच में है। ला बिली डैम सांस मर्सी, the title of the poem is in French and it means a beautiful lady without mercy, and in this poem you find the love between a knight and a fairy. Question number 16 है, which among the following is a wonderful song of grief over the death of poet Keats? पोएट कीट्स की मौत पर वह कौन सा एलिजाइक सॉन्ग लिखा गया, एडोनाइस लिखा गया था, हम सबको पता है, लिखने वाले आदमी का क्या नाम था, पीबी शेली। ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन चला, बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन चल रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज अ वंडरफुल सॉन्ग ऑफ ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ पोएट कीट्स, इनमें से कौन सा एक वंडरफुल सॉन्ग ऑफ ग्रीफ है जो पोएट कीट्स की डेथ पर लिखा गया था, एडोनाइस, एडोनाइस उनका है। नेक्स्ट है, विच इज द स्टोरी रिटन बाय कीट्स ऑफ अ यंग शेफर्ड बिलव्ड बाय मून गॉडेस, कह रहे हैं कि वह कौन सी स्टोरी है जो कीट्स ने लिखा और वह यंग शेफर्ड के बारे में, कीट्स ने लिखा यंग शेफर्ड के बारे में है, और जिसकी प्रेमिका एक मून गॉडेस है। ये वर्क ये बात उन्होंने किस में बताई हुई है, ये बात उन्होंने की, विच इज द स्टोरी रिटन बाय कीट्स, ये बात उन्होंने इंडाइमियन में बताई। इंडाइमियन जो उनका वर्क है उसमें उन्होंने एक लव अफेयर दिखाया है, किसके बीच में, एक शेफर्ड के बीच में और मून गॉडेस के बीच में जो है। लाइफ लाइक अ डोम ऑफ मेनी कलर्ड ग्लास, ये लाइन कहाँ से लिया गया, लाइफ लाइक सिमली का, अ डोम ऑफ मेनी कलर्ड ग्लास, एडोनाइज, बहुत ही प्यारी लाइन है। लाइफ लाइक जीवन है एक डोम के समान, मेनी कलर्ड ग्लास जिसमें बहुत सारे जो है ग्लास कलर्ड नजर आते हैं। ये कहाँ पे लिया गया, एडोनाइस से लिया गया। एडोनाइस क्या है, एडोनाइस एक एलिजी है, किसकी डेथ पर लिखा गया, कीट्स की डेथ पर लिखा गया। किसने लिखा है, पीबी शेली ने लिखा। We look before and after and pine for what is not, कह रहे हैं हम आगे भी देखते हैं पीछे भी देखते हैं, एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, और हमें वो चीजें नहीं मिलती है जिसे हम चाहते हैं। ये लाइन कहाँ से ली गई, टू आई स्काई लाक, टू आई स्काई लाक एक ओड है जो किसने लिखा, पीबी शेली ने लिखा, पीबी शेली ने, वो टू आई स्काई लाक। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, ये है किसका, पीबी शेली का है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई, मैं बदल तो सकता हूँ लेकिन मैं मर नहीं सकता, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, द क्लाउड से। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन या क्वेश्चन चल रहा है, ये सब चीजें पूछी जा चुकी है।
आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई, द क्लाउड से लिया गया है। शेलीज एरियल टू मिरांडा वॉज इंस्पायर्ड बाई शेक्सपियर प्ले, शेली का जो वर्क है एरियल टू मिरांडा, ये शेक्सपियर के किस प्ले से प्रभावित था? द टेम्पेस्ट से प्रभावित था। शेलीज एरियल टू मिरांडा, जो शेलीज का एरियल टू मिरांडा है, यह किससे प्रभावित था? द टेम्पेस्ट से, शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट से। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ओ टू द वेस्ट विंड से लिया गया है। कहां से लिया गया? ओ टू द वेस्ट विंड, जो टर्जा राइमा में लिखा गया है। और किसकी लाइन है? पीबी शेली की लाइन है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इन्फ्लुएंस शेली मोस्ट, करें कौन सी किताब ने शेली को बहुत प्रभावित किया था? पॉलिटिकल जस्टिस ने शेली को सबसे ज्यादा अगर कोई किताब प्रभावित की थी तो दैट वाज पॉलिटिकल जस्टिस। शेलीज ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, शेली का जो ये ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम है, या क्या है? लिरिक है। शेलीज ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, इट्स अ लिरिक। शेलीज ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, मैं जीवन के कांटों, मेरा जीवन कांटों से घिरा है और मैं खून से लथपथ हूँ, या मैं एक तरह से आप कह सकते हैं मैं कांटों की शैया पर सोया हुआ हूँ और मैं खून से लथपथ हूँ। ये लाइन किसकी है? ओ टू द वेस्ट विंड की पीबी शेली की लाइन है। आर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, हमारा जो जन्म की एक तरह से हम एक जब हम जन्म लेते हैं तो एक जन्म को छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं और फिर इस तरह से हमारा जीवन चलता रहता है। बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, और पुरानी चीजों को भूल जाते हैं। ये लाइन कहाँ की है? वर्ड्सवर्थ की है। और अगर आप देखेंगे ये लाइन उन्होंने ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी में बोला हुआ। आर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग वर्ड्सवर्थ की है। ये बात उन्होंने ओड ऑन दी इंटीमेशन, आई से इंटीमेशन, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, आई से इमॉर्टैलिटी, ये बात उन्होंने कही है। When did the French Revolution begin? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1789 में। From whom did the English romantic poets get the idea return to nature? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। रिटर्न टू नेचर का कॉन्सेप्ट इंग्लिश पोएट्स ने कहाँ से पाया? रूसो से पाया। रूसो ने ही रिटर्न टू नेचर, मैन इज बॉर्न फ्री, चेंज एवरीवेयर, इस तरह का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया हुआ है। Who gave a separate life and soul to nature, करें कि who gave a separate life and soul to nature, किसने अपना पूरा जीवन और आत्मा नेचर को दे दिया? वर्ड्सवर्थ ने दिया। वर्ड्सवर्थ मेड नेचर ऑफ, वर्ड्सवर्थ ने नेचर को क्या बनाया आदमियों के लिए? वर्ड्सवर्थ मेड नेचर द टीचर ऑफ मैन, वर्ड्सवर्थ ने नेचर को आदमी के टीचर के रूप में देखा। आदमी उसे नसीहत ले, उससे लर्न करे चीजों को। Our impulse from a vernal wood may teaches you more of the man of more evil and good than all sages can. This has been taken from, ये किसका है? वर्ड्सवर्थ का है। It has been just taken from Wordsworth. One impulse from a vernal wood may teaches you more of the man of more evil and of good than all the sages can. It has been taken. वर्ड्सवर्थ को ने जब नेचर को एक टीचर के रूप में प्रेजेंट किया तो वहां पे बातें कहते हैं। वर्ड्सवर्थ डाइड, वर्ड्सवर्थ की डेथ 1850 में हुई थी। वी नो इट वेरी वेल, कॉमन सा पॉइंट है। जन्म उनका 1770 में हुआ। तभी कल की क्लास में मैंने ये बात कही, कल का मतलब जब अभी प्रीवियस क्लास हुई थी। Which bird was killed in the Rime of the Ancient Mariner? Rime of the Ancient Mariner एक पोयम है एस.टी. कॉलरिज का। उसमें दिखाया गया कि एक चिड़िया का कत्ल किया जाता, उसका नाम क्या है? एल्बाट्रस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो कि ये नहीं कहा जा सकता कि इस एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। ये जनरल जानकारी की द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बैलेट का एग्जांपल है। किसने लिखा? एस.टी. कॉलरिज ने लिखा। उसमें क्या दिखाया गया? द किलिंग ऑफ द एल्बाट्रस को दिखाया गया है। Where did Samuel Taylor Coleridge die? Samuel Taylor Coleridge की मौत कहाँ पे हुई? हाईगेट। ये तो पीजीटी के लिए, दिस क्वेश्चन इज ओनली फॉर पीजीटी वालों के लिए। सैमुअल टेलर कॉलेज की डेथ कहाँ पर होती है? हाईगेट पर होती है। Which college did Samuel Taylor College attend? Samuel Taylor College ने कौन सा कॉलेज अटेंड किया था? जीसस कॉलेज। ये भी पीजीटी के लिए है। जीसस कॉलेज को उन्होंने अटेंड किया था।
Which poem was written by Samuel Taylor Coleridge after his sister Anne died? ये सबके लिए वो कौन सी उनकी सिस्टर का नाम एन था, जब उसकी डेथ हो जाती है तो कॉलरिज ने कौन सा पोयम लिखा था? मैंडी। कौन सा पोयम लिखा था? मैंडी। विच पोयम वाज रिटेन? कौन सी पोयम लिखी गई थी बाय सैमुअल कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा आफ्टर हिज सिस्टर एंड डाइड, जब उसकी सिस्टर एन की डेथ हो गई थी? दैट वाज द मैंडी। कौन सी पोयम लिखी गई थी? मैंडी लिखी गई थी। Now you see another. Which periodical was published by Samuel Taylor Coleridge? कौन सा periodical Samuel Taylor Coleridge ने publish किया था? The Watchman, The Guardian, The Statesman, The Sentinel. इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन as far as I remember कि perhaps The Guardian था क्या या The Watchman? एक क्वेश्चन मुझे डाउट है, मुझे देखना पड़ेगा। Which periodical was published by Samuel Taylor Coleridge? उन्होंने फ्रेंड में तो काम किया था। Which magazine was edited? कह रहे कौन सी मैगजीन एडिटेड की गई थी बाय सैमुअल टेलर कॉलेज, सैमुअल टेलर कॉलेज के द्वारा? गार्जियन शी इज राइटिंग या द गार्जियन? सुरेंद्र इज राइटिंग द गार्जियन। यस, इट मीन्स द गार्जियन। द गार्जियन को फिर केवल द गार्जियन ही रखा जाए। बी, द गार्जियन। उसके बाद का क्वेश्चन है कि विच मैगजीन वाज एडिटेड बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज? सैमुअल टेलर कॉलरिज ने कौन सी मैगजीन को एडिट किया था? तो सैमुअल टेलर कॉलरिज ने जिस मैगजीन को एडिट किया था उसका नाम जो है इस वाले क्वेश्चन में द फ्रेंड। द फ्रेंड को उन्होंने वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछा। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। हर जगह पानी 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 है, लेकिन एक भी बूंद पिया नहीं जा सकता। ये कहाँ से लिया गया? द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से लिया गया है। Shelley was one of the inheritors of unfulfilled renown. He died at the age of। शेली की जो डेथ होती है, मुझे जहां तक याद है वो 30 की उम्र में मरते, 29 की भी उम्र में नहीं, 29 या 30 में थोड़ा सा, लेकिन 30 की उम्र में मुझे लगता है उनकी डेथ हुई है। थोड़ा सा मैं एक साल को लेकर के इसमें वो चल रहा है, बट यू कैन जस्ट सी कि उनकी जो डेथ हुई है वो 30 में हुई है। आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। पैटर्न सब गड़बड़ हो जा रहा है टच करने से बार बार। द गार्जियन, यहाँ पे आंसर द गार्जियन, यहाँ पे द फ्रेंड, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। सुरेंद्र इज राइटिंग 29 मे बी, अगर 29 का दे रहा तो हो सकता है मे बी। मे बी इसे एक बार आप देख लीजिएगा। सुरेंद्र जी ने बताया 29, मैं 29 कर दे रहा हूँ। 29 या 30 ऑलमोस्ट उसी में से उनका रहा। हाउ मेनी कैंटोज आर देयर इन शेलीज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम? ये पीजीटी का क्वेश्चन है। कितने कैंटोज में है? 12 कैंटोज में है। हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शेलीज लिरिकल ड्रामा प्रॉमिथस अनबाउंड? ये तो पूछा जा चुका, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लिरिकल ड्रामा जो उनका प्रॉमिथस अनबाउंड है उसमें वो कितने एक्ट में? 4 एक्ट्स में है। हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शेलीज लिरिकल ड्रामा द सेंसी? शेली का जो लिरिकल ड्रामा द सेंसी है वो कितने एक्ट में? 4 एक्ट्स में। क्योंकि एलिजाबेथन एज तक तो 5 एक्ट चलता था, उसके बाद लोगों ने 4 एक्ट्स इस तरह की चीजें शुरू कर दी थी। हाउ मेनी एक्ट्स देयर इन शेलीज लिरिकल प्ले इडिपस टाइरेनियस? वो कितना है? 2 एक्ट्स में। सो यहाँ पे इस शीट में शेली के 3 प्ले को लेकर के, जिसमें अगर आप देखेंगे प्रॉमिथस अनबाउंड, द सेंसी, इडिपस टाइरेनियस, और उनका एक और वर्क है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, वो कितने कैंटोज में डिवाइड किया गया है। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन शेली द सेंसिटिव प्लांट? कह रहे कितना पार्ट है? हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इज द सेंसिटिव प्लांट? शेली का जो सेंसिटिव प्लांट है वो कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स में। टू हु इज शेली द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम डेडिकेटेड? शेली का द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसको डेडिकेट है? मेरी गॉडविन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। शेली का द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इज डेडिकेटेड टू मेरी गॉडविन। विच वर्क ऑफ शेली हैज द सब टाइटल द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड? शेली के कौन सा वर्क का सब टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड? एलास्टर। एलास्टर उसका सब टाइटल है, एलास्टर।
टू हु इज शेली द सेल्सी डेडिकेटेड, शेली ने अपना द सेल्सी किसको डेडिकेट किया? ले हंट को डेडिकेट किया। किसको डेडिकेट किया? ले हंट को डेडिकेट किया है। टू हु इज शेली द सेल्सी इज डेडिकेटेड, ले हंट को डेडिकेट किया गया है। व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज द सेल्सी, सेल्सी किस तरह का प्ले है? सेल्सी इज अ ट्रेजी कॉमेडी। From whom source did Shelley get from the idea of the Prometheus Unbound? कह रहे हैं कि जो शेली का प्ले द प्रोमिथस अनबाउंड है उसका सोर्स क्या है? फ्रॉम अ प्ले ऑफ एस्किलस, एस्किलस के प्ले से उन्होंने लिया हुआ है। वेयर इज द सीन ऑफ इडिपस टायरेनियस बाय शेली लेड, शेली का जो इडिपस टायरेनियस है वो उसका सीन कहाँ पे है? थीब्स में है, थीब्स में घटित हुआ है। शेली वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपने किस पब्लिकेशन के लिए? ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथियस। तो ये सब चीजें आपने देखा कि 51 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि शेली को उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता, किसके लिए? द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म के लिए। वेयर इज द सीन इडिपस टायरेनियस, कह रहे जो एडिपस टायरेनियस है शेली के द्वारा वो कब? थीब्स में हो रहा है। From which source did Shelley get the idea of writing the Prometheus Unbound? From a play of Aeschylus. So in this way, today I have covered 50 questions. Remaining questions I will cover near about 45 or 46 questions in coming days. उसमें हम लोग कवर करेंगे।